गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड मॉर्निंग है। चलो ठीक है, अभी 11:30 ही बज रहा है। कोई बात नहीं, वो हो ही जाएगा। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा है आपका कौन सा? गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। यहाँ पर हम लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव की बात कर ली, कर्टियर, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के लिए कई सारी बातें हमने आपको बताई, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट भी पास किया गया। हम दिख रहे हैं भाई गोविंद? सर जी आप दिख नहीं रहे, दिख रहे हैं? देखो जरा ध्यान से। और इस समय रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, ठीक है, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और एक तीसरा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। तो लास्ट में जो हम लोगों ने बातें की हैं वो पिट्स इंडिया एक्ट की बात की थी, जिसमें परिषद जो बनाया गया था उसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी, और कंपनी के कामों को राजनैतिक और व्यापारिक दो तरीके से बांट दिया गया। उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, और कलेक्टर के पद का प्रारंभ हो गया। तो इसका मतलब, अगर एक पॉइंट ध्यान रखना है, तो कलेक्टर का पद किसके समय में शुरू हुआ? तो हम कहेंगे वो वॉरेन हेस्टिंग के समय में शुरू हुआ। क्लियर है? इसका मेन काम क्या था? राजस्व इकट्ठा करना, यानी कि टैक्स को कलेक्ट करना, ये इसका मेन काम था ना। बाकी एक नीति अपनाई थी, रिंग फेंस की नीति या घेरे की नीति, वो हमने आपको समझाया कि क्या नीति थी ये। मतलब ये चाहते थे कि कुछ पैसा वगैरह देसी राजाओं से मिलता रहे, कुछ सोर्स इनकम। तो ये कहते थे कि भैया हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बदले में आप कुछ बहुत हमारी सहायता करते रहिए पैसे वगैरह से। तो ये मेन मेन बातें थी। अब हम देखते हैं कि अब कौन बन के आएगा। वॉरेन हेस्टिंग के बाद भारत में कौन आता है? तो आपको बता दें कि पहले बंगाल का गवर्नर चल रहा था, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल हुआ, और इस समय जो चल रहा है वो गवर्नर जनरल ही चल रहा है, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वो जो चार्ट हमने देखा था, ये सब लोगों ने ध्यान दिया इसको। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो क्लाइव था, और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वो वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग है। अंतिम कौन होगा? बेंटिंग होगा। कब तक गवर्नर जनरल का पद कब तक चलेगा? तो 1774 से लेकर 1833 तक, 1774 से लेकर 1833 तक, ये वाला, ये कौन सा पद चलेगा? गवर्नर जनरल का चलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या बनेगा। तो वॉरेन हेस्टिंग 85 में हट चुका है। अब बनेगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अगला नाम आप ध्यान दीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 93 और 1805। मतलब पहली बार जब ये बनेगा तो वो 1786 से 93 के लिए रहेगा, 86 से 93।
फिर 93 में एक दूसरा आ जाएगा, है ना, और 5 तक वो रहेगा। फिर 1805 में फिर से इसको बना दिया जाएगा कॉर्नवालिस, क्योंकि 93 में एक दूसरा आएगा जिसको जॉन सोर कहते हैं, जॉन सोर। वो 93 से 5 के बीच रहेगा, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जॉन सोर भी रहेगा, उसी के बीच में एक और आ जाएगा, वेले जली आ जाएगा, और फिर दोबारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1805 में मिलेगा। तो एक एक करके बात हम देखते हैं कि क्या है लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलो सबसे पहली बात ये बताओ, लॉर्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस और ये सब चीजें बोली जा रही हैं, इसका मतलब क्या है। राजरानी, पिंकी, देवेंद्र, श्यामधर, पंकज, सौरभ, जयप्रकाश, गोविंद, मनीष, दीपक, कोमल, अदिति। लॉर्ड मीन्स भगवान। हम वो लॉर्ड भगवान की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे जो लॉर्ड लगा है इसका मतलब पूछ रहे हैं कि इनके आगे जो ये भगवान थोड़े ना है। पंकज, सत्यजीत, राफिया, कृष्णा, गॉड। लॉर्ड उनके सम्मान में बोला जाता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कह रहे हैं। श्वेता, गैलेक्सी, गैलेक्सी M31, फिर एक तो गैलेक्सी आया था। रेसिका, मीरा, मनीष। देखो यहाँ पे बता दें, एक छोटा सा पॉइंट समझा देते हैं आपको पहले। एक्चुअल में जो लॉर्ड शब्द लाया गया है, सबसे बड़ी पदवी जयप्रकाश रंजन, कब्जा करने वाला लॉर्ड। लॉर्ड मतलब कब्जा करने वाला, ठीक है। अच्छा, देखिए इंग्लैंड में जो है ना, इंग्लैंड में ये एक पद चला करता था लॉर्ड नाम का। तो लॉर्ड वहां पे भगवान को नहीं कहते थे, लॉर्ड वहां पर जमींदार को कहते थे। मतलब जब इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड में जो जमींदार होते थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनको लॉर्ड कहा जाता था, ठीक है। तो अब वो चीज वहां पे अलग थी, बट उसी शब्द को हम लोगों में एक सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो चला आ रहा है बस वो चला आ रहा है। मतलब हम लोगों का क्या है कि अगर लागू हो गया बात तो बस लागू है। अब किसी का ये पॉइंट नहीं चल रहा कि भैया इसको बदले, क्यों। जैसे तुम बदलने चाहोगे तो 20 लोग खड़े हो जाएंगे तुरंत, नहीं गड़बड़, तुम छेड़छाड़ कर रहे हो इस चीज से, है। बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती है तुरंत। तो लॉर्ड वो एक्चुअल शब्द है, ब्रिटेन में जो जमींदार होते थे उनको लॉर्ड कहा जाता था। बट यहाँ पर जब आया तो अब वो एक प्रकार से सम्मान का एक शब्द इन लोगों ने बना लिया, तो वो लॉर्ड चलता रहा। हमारे यहाँ लॉर्ड का मतलब कुछ और था। हमारे यहाँ जो भारत में लॉर्ड का मतलब था एक प्रकार से वो भगवान है आपके, मतलब ये। तो अब समझने का फेर था, उन लोगों ने हटाया नहीं, वो लोग कुछ और नाम से थे बट हम लोग उनको लॉर्ड कहने लग गए। तो एक्चुअल मीनिंग जमींदार था इसका, जो इंग्लैंड में एक यूज होता था, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे एक बात बता दे, मालिक भी कह सकते हो, मालिक कह सकते हो। जैसे हमने कहा लैंड लॉर्ड, हमने क्या बोला आपसे, लैंड लॉर्ड। तो लैंड लॉर्ड का मतलब क्या, एक लैंड का मालिक, जमीन का मालिक, यही ना बोलेंगे आप। कहेंगे कि किसको पैसा देना है, तो मेरा लैंडलॉर्ड बहुत खराब है, हर महीने की पहली तारीख को ही पैसा मांग लेता है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये एक मालिक के लिए शब्द यूज होता था। हाँ, तो ये चीज क्लियर हुई, ध्यान रखिएगा। ये मतलब ऐसे था वहां पे, जब ये लॉर्ड लगाया जाता था तो ये इस तरह से शुरू हुआ था वहां। चलिए अब देखते हैं कि क्या पॉइंट है। थोड़ा सा चीजों को समझा देते हैं तो बेहतर होगा। पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम क्लियर करते हैं। जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में सौंप दिया। देखो सबसे पहले क्या पॉइंट हुआ, आपको हमने बताया कि पीछे जो कलेक्टर का पद है वो लाया जा चुका है, ठीक है। किसके समय में, वॉरेन हेस्टिंग के समय में। और इस समय कलेक्टर
क्या काम करता था, तो कलेक्टर एक प्रकार से राजस्व इकट्ठा करता था, ठीक है, टैक्स वगैरह। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग आया तो वॉरेन हेस्टिंग ने सॉरी वॉरेन करे लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, तो इसने कलेक्टर को बहुत सारे अधिकार दे दिए कि अब आप केवल मतलब राजस्व नहीं और भी चीजें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पर चलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम इसमें देखें कि और क्या किया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। अभी पीछे हमने देखा था वॉरेन हेस्टिंग के समय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग में पीछे आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। और मैसूर युद्ध भी एक हुआ था ना दोनों। कौन सा मैसूर युद्ध हुआ था? द्वितीय। तो दूसरा वाला जो मैसूर युद्ध हुआ है वो वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ, और आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल है तो इसके समय में हुआ है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि। आप जान गए होंगे कि इस समय टीपू सुल्तान है ना, क्योंकि सेकंड वाले में अली हैदर वो हैदर अली मर गया था, तो उसका बेटा जो टीपू सुल्तान है वो अब बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसके समय में ये हुआ था, और ये पीछे हम डिस्कस भी कर चुके हैं आपसे कि मैसूर युद्ध वाला पॉइंट। आंग्ल मराठा नहीं किया है तो उसको हम किसी दिन कर लेंगे अलग से, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा जरा, पॉइंट मेन क्या है। 1789 में 1789 में दास व्यापार और दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसने एक काम और किया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दास वगैरह का जो काम था वो सब, दास बड़ा चला आ रहा था बहुत पहले से ही। दिल्ली सल्तनत, मुगल, इन सबों के समय से ही दास व्यापार और दासों का निर्यात, ये सब चीजें खरीद फरोख्त होती थी बहुत पहले से। अलाउद्दीन के समय भी हुआ था जब दास का व्यापार लगाता था वो। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, इस चीज को बंद करा दिया। ये जो दास को खरीदना बेचना है, ये चीजें अब नहीं चलेंगी, सीधा सीधा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट इसके लिए क्या था, बंगाल प्रांत ने स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू। अगर हम कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है तो यही है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके कॉर्नवालिस के लिए है। स्थायी बंदोबस्त पद्धति, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कॉर्नवालिस ने की, ठीक है ना। बंगाल कहने का मतलब होता है कि सीधा सीधा उस समय के जो क्षेत्र थे, जैसे बंगाल के साथ उड़ीसा भी आता था, ठीक है, बिहार वगैरह सब बंगाल के क्षेत्र में ही आते थे। इवन आज का जो बांग्लादेश है वो भी बंगाल का ही पार्ट था, ठीक है। जब वो अलग हो गया तो उसको पूर्वी बंगाल कहा गया, जो हमारे पास है वो पश्चिम बंगाल कहा गया, इसीलिए वो नाम पश्चिम बंगाल है। क्योंकि असल में पूरा बंगाल था, जब पूर्वी हट गया तो वो बांग्लादेश बन गया, और जो बचा तो पश्चिमी बंगाल हमारे पास रह गया।
सर, स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, कुछ एक्सप्लेन कीजिए। वेरी गुड, बढ़िया। ठीक, एक्सप्लेन कर दें? तो स्थायी बंदोबस्त को एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। देखो क्या होगा। अच्छा, एक नाम से अगर समझ रहे हो कि स्थायी का मतलब कि कोई एक स्थायी चीज हो रही है, और बंदोबस्त मतलब कुछ व्यवस्था की जा रही है। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था इस समय। अमेरिका में 1776 के आसपास। तो अमेरिका स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा था, और इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि आपने देखा ना कि इंग्लैंड का ही शासन हर जगह चल रहा था। भारत बहुत बाद में आजाद हुआ है, अमेरिका हो गया था पहले। तो अंग्रेज का अधिकार वहां पर भी था। तो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम वगैरह चल रहा था वहां के लिए, जिसके बाद जब वो आजाद होते हैं तो जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति बनता है वहां का। तो इस समय जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो जो कॉर्नवालिस है, ये वहां था। ये उस समय भारत में नहीं था। कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये उस समय इंग्लैंड की तरफ था, वहां से वो लड़ रहा था 76 के आसपास की बात। फिर इसको जब यहाँ का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया है, ठीक है, कब भेजा गया है, तो डेट आपको हमने बता दिया, 86 में आया है। मतलब वहां का स्वतंत्रता संग्राम वगैरह जब निपट गया है, तो ये इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को 86 में भेजा गया है। अब समझिए कि इंग्लैंड में ये कौन था। ये लॉर्ड था। लॉर्ड का मतलब ये जमींदार था वहां। तो असल में कॉर्नवालिस जो इंग्लैंड या ब्रिटेन में था, वो एक जमींदार के पद पर था। देखो, दो चीजें हैं, समझने की कोशिश करो। पूछा है तो हम समझा देते, थोड़ा 10 मिनट लगेगा। कि भारत में एक्चुअल जमीन जो है वो किसके पास है? पंकज यादव, 10 11, 10 11 नहीं है बेटा। 8/9 है और 1/9, पता नहीं कहाँ से पढ़ के तुम रखे हो सब। हैं? सब उल्टा ही बताते हो। तो अरे, भारत में जमींदार के पास कहाँ जमीन होती है? एकदम में बेवकूफ हो कहा है। तुम्हारी जमीन तुम्हारी नहीं है? कैसी बातें करते हो तुम लोग? अगर हम अपने देश में बात करें तो जमीन किसानों के पास होती है, किसान मालिक होता है उसका। अगर आप किसान हैं तो किसान मालिक है। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जमीन का मालिक किसान नहीं होता था। जमीन का मालिक जो एक्चुअल होता था वो जमींदार होते थे, और उन्हीं को लॉर्ड कहा जाता था। तो असल में एक बड़ा पद होता था, और वो उसी को देखते थे, इस चीज को। जब ये भारत में आया है 86 में, आप देख रहे हैं कि इसके पहले 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया है, और कई सारी चीजें आई थी जिससे सुधार लाने की कोशिश की गई थी। बात कि कंपनी के स्तर में कुछ सुधार हो, बट भ्रष्टाचार वगैरह था। और कंपनी की कोई निश्चित आय नहीं थी। निश्चित आय का मतलब होता है कि कुछ फिक्स आमदनी नहीं थी। ये अभी तक कंपनी कैसे चल रही है, तो यहाँ के जो राजा हैं, नवाब वगैरह, ये इनके रहमो करम पर है। रहमो करम का मतलब हो गया कि जैसे अभी हमने बताया ना, घेरे की नीति, कि हम आपकी सुरक्षा के लिए करेंगे तो आप हमको इतना पैसा देंगे, भाई खर्च होगा तो आप इतना पैसा हमको दे दीजिए, 50 लाख दे दीजिए, 2 करोड़ दे दीजिए, 3 करोड़ दे दीजिए। ये इस तरह से चल रहा है कंपनी का काम। मतलब कोई एक निश्चित सोर्स नहीं है इनके इनकम का अभी तक। अभी तक कोई, क्योंकि अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। प्लासी का युद्ध जीते हैं, बक्सर का युद्ध जीते हैं, तो थोड़ा बहुत चीजें आ रही हैं इनके पास अब। लेकिन अभी पूरे भारत में नहीं है, ये ज्यादातर बंगाल की तरफ ही है। तो कॉर्नवालिस जब यहाँ आया तो सबसे बड़ी समस्या उसके सामने यही हुई। उसने देखा कि कंपनी की कोई निश्चित आय ही नहीं है। जैसे हम लोग कहें कि हमारी मंथली सैलरी है, भाई हमको हर मंथ इतना मिलेगा, ये फिक्स है, तो हम समझ जाएंगे भैया ठीक है, इसी हिसाब से हम खर्चा करेंगे कि अगले महीने तो हमें इतना मिल जाएगा। बट कंपनी की ऐसी कोई आय नहीं है। बहुत बड़ी समस्या थी जब कॉर्नवालिस यहाँ आया। अब दूसरी दिक्कत क्या थी, कि भाई अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको चलाना है, कोई कंपनी चलानी है, कोई कोचिंग चलानी है, कोई स्कूल चलाना है। 1 मिनट जरा।
तो सबसे बड़ी समस्या ये थी। अब जैसे मान लो हम लोग कहीं और के हैं, जैसे अपने कोचिंग की बात कर लो, द इंजीनियर। अब जब कोचिंग खुली होगी, अब हैं हम कहीं और के, हम आके प्रयागराज में उसे खोलना चाहते हैं, तो भाई कोचिंग खोलने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए होगा ना। भाई पहले से आपके पास कोई पूंजी होगी कि बस आते ही बस हाँ चलो कोचिंग खोलना है, चलते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, मांग लेंगे किसी से। ऐसे नहीं खुलता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी, सबको सैलरी देनी होगी, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो उसमें देखनी होंगी। तो उन सब के लिए एक सोर्स चाहिए होगा, पैसे का बैकअप चाहिए होगा। एक दो महीने का नहीं, कम से कम साल भर का बैकअप चाहिए होगा, कि आपको कम से कम एडवांस में चीजें लेके चलनी होगी कि अगर मान लो हमारी कोचिंग नहीं चली, हमारी कंपनी नहीं चली, तो क्या करें, वो इनकम कहाँ से लेके आएंगे। तो आपके पास इतनी पूंजी हो जिससे आप अपने कर्मचारियों को पैसा दे सकते हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा, इनकम का कोई सोर्स होगा, तभी आप ये रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता कि सर उठाए बस्ता बस चल दिया रिस्क। सर स्पाइडरमैन को भी रिस्क लेना पड़ता है। अरे लेना पड़ता है, लेकिन पीछे कुछ होना चाहिए तब तो रिस्क लेना पड़ता है। हाथ में कुछ है नहीं, मैं कुछ तो समझना पड़ेगा उस चीज। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक बैकअप चाहिए होगा। बात समझिए हमारी इसकी। तो कॉर्नवालिस जब यहाँ आया है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो है, कर्मचारी ढेर सारे हैं, और वो कर्मचारी कंपनी को मेहनत कर रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन उनको सैलरी भी तो चाहिए, उनकी व्यवस्था भी तो देखनी होगी, नहीं तो कर्मचारी छोड़ नहीं देंगे। भाई कोई आपके वो नौकर थोड़े ना है, वो एक प्रकार से आपके उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका भी कुछ फायदा है, मतलब वो सोच रहे हैं कि हमको सैलरी मिलेगी, हमारा खर्चा चलेगा। कितने दिन तक साथ देंगे आपके? भाई एक महीना दो महीना चलो दोस्ती के नाते सब कर देंगे, लेकिन सैलरी तो देनी पड़ेगी भाई। तो सबसे बड़ी बात ये होती है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या उसको आई कि कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, कोई फिक्स चीज नहीं है, कोई स्थायी नहीं है। हम रहमो करम पे हैं, राजा ने दिया यहाँ के नवाब ने तो हमें मिल गया, दूसरे से हमने मांगा तो उसने 50 लाख दे दिया, चलो सब चल रहा है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसने सोचा कॉर्नवालिस ने कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि एक इनकम बन जाए, जिससे हमारी एक स्थायी एकदम फिक्स कोई चीज हो जाए, और हर महीने या साल में हमको ये चीज मिलने लग जाए। हमारी बात समझ में आ पा रही है? नहीं आ रही है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो नहीं होता है, इसका मतलब हाँ होता है। तो जिनको समझ में आ रहा है वो कह रहे नहीं, उल्टा ही बोलते हैं सब। तो सबसे बड़ी, तो अब ये नाम क्लियर हो गया होगा कि ये स्थायी बंदोबस्त का मतलब, आप अगर टर्म आप समझे तो स्थायी मतलब स्थायी करना है, कोई एक ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे कंपनी का सोर्स हो जाए। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आए हैं प्रयागराज में अपने अपने घर से, ठीक है, तैयारी करने, और तुम्हारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है, करोगे क्या यहाँ आके? भाई तैयारी करने आ गए हो, किताब तो खरीदनी पड़ेगी ना, लैंडलॉर्ड को पैसा तो देना पड़ेगा ना, खाना तो खाना पड़ेगा ना। नहीं, चलते हैं, भगवान ने पैदा किया है, कुछ ना कुछ व्यवस्था किया होगा। भाई धरती पे अगर भेजा है तो व्यवस्था तो जरूर किया होगा। तो हम क्यों करें, चलते हैं वहीं देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब ऐसे थोड़ो चले आओगे कोचिंग करने, भैया तुमको कम से कम कुछ महीने का बैकअप लेके चलना पड़ेगा, और ध्यान देना पड़ेगा कि घर से हमें वो प्राप्त होता रहे, नहीं तो 2 महीने बाद घर लौट जाओगे। सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। और सबसे जरूरी चीज खाना, हर महीने कुछ मिलता रहे ताकि खाने की व्यवस्था होती रहे, इसको कहते हैं व्यवस्था करना। तो आप जब कहीं नई जगह पहुंचते हैं तो वहां पे आपको चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। तो कॉर्नवालिस जब यहाँ आया तो सबसे बड़ी समस्या यही थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भैया कंपनी के पास कुछ है नहीं, बड़ी सारी दिक्कतें चल रही हैं, पैसा हम दे कहाँ से, कर्मचारी कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, कंपनी को हम चलाएंगे कैसे। तब इसने लागू किया एक पद्धति जिसको कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त पद्धति, और ये लागू हुई है 1793 में। शुरू इसने 90 में कर दिया था, लेकिन उसको प्रभावी ढंग से नहीं अप्लाई कर पाया था, 93 में किया। अब थोड़ा सा और समझा देते हैं इसमें किया क्या था। स्थायी बंदोबस्त में इसने देखा कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिससे मैं पैसे कमा सकता हूं,
मतलब कोई एक ऐसा क्षेत्र ढूंढूं जिससे मुझे रेवेन्यू मिलता रहे, उसमें दिक्कत ना आए। तो क्योंकि ये था लैंड, ये लॉर्ड था, इंग्लैंड का जमींदार, तो इसकी बुद्धि भी कौन वाली थी? जमींदार वाली। समझ गए? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हाँ, दाता तो राम है ही है भाई, लेकिन भगवान भी तभी साथ देते हैं जब आप कर्म करेंगे। इसको नहीं जानते? पढ़ तो लेते हो, मतलब नहीं समझ में आता। दाता राम उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना कर्म करता है। समझ गए ना? भगवान के भरोसे नहीं रहा जाता, क्या पता भगवान आपके भरोसे हो। समझ गए? एक दूसरा बात, तो दोनों चीजों को ध्यान में रख के समझना है। तो सबसे बड़ी बात समझ में आई। एटी है कौन ये? एटी नामों गजब गजब रखे हैं, सब पता ही नहीं चलता कौन है ये, स्टूडेंट भी है कि कौन है। तो इसने समझा कि आज पहली बार समझ में आया सर, स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है, इसके पहले केवल रट्टा मारते थे। हाँ, हम ऐसे व्यक्ति हैं जो रट्टा नहीं मरवाते, जहां जरूरत पड़ेगी वो होगी। भाई सीधी सी बात है, अगर तुम चीजों को समझते हो, देखो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आप उसको अपने जीवन से रिलेट कर लोगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। भाई हम आए हैं, हम भी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम भी कर रहे हैं, तो हमें भी पता है ना कि अगर हमें यहाँ रहना है तो हमें बैकअप लेके तो चलना पड़ेगा ना। हम इतने बेवकूफ तो नहीं है कि भैया आए चलो। अब मान लो अभी कोरोना पड़ गया, 3 महीने के लिए हम बैठ गए घर, हम क्या करेंगे अब? तो भाई स्थायी बंदोबस्त की समस्या सबके साथ है, ठीक है, केवल कॉर्नवालिस के साथ नहीं है, सभी के साथ है, अपने अपने लेवल पर। ठीक है, तो समझिए इस चीज को, आपके लिए भी है। अभी आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लेवल पर है। तो इसको हम लोग इस तरह से करते हैं। तो अब इसने सोचा कि कोई एक ऐसा सोर्स ढूंढा जाए जिससे क्या मिले कि कोई एक फिक्स रेवेन्यू हो जाए। तो क्योंकि ये लॉर्ड था, इन्हें दिमाग लगाया तुरंत। ऐसा करते हैं कि सबसे मेन चीज है जमीन, और भूमि में, भूमि की जो पैदावार है भारत में ये बड़ी होती है बहुत, क्योंकि यहाँ हर तरह का मौसम है और हर तरह की फसल होती है। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ यही था, ऐसा भारत में देखने को मिलता था। उन्होंने पूरा दिमाग लगाया कि मैं क्यों ना कुछ भू राजस्व, ये जो जमीन से जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है, इसको अगर मैं अपने हाथ में ले लूं तो मेरी एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि भाई खाने के लिए किसान तो उगाएगा ही उगाएगा, फसल तो उगेगी ही उगेगी। आपने पीछे भी देखा है, दिल्ली सल्तनत से लेकर के जो भी आपका मुगल काल चल रहा है, सब टैक्स लगता चला आ रहा है। ये बहुत बड़ा टैक्स कलेक्शन है जो फसल वाला है, ठीक है, किसानों वाला। तो इसने दिमाग लगाया। अब जैसे इसने सोचा कि चलो भू राजस्व, तो स्थायी बंदोबस्त में अगर हम एक पॉइंट समझे कि मेनली इसने किस चीज पर ध्यान दिया, तो भू राजस्व पर ध्यान दिया। किस पे ध्यान दिया? भू राजस्व। ये कह रहा है कि मैं कोई ऐसा सोर्स ढूंढूं जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा आय मिले और इसमें कोई कमी ना हो। अब खाने के लिए किसान तो यहाँ उगाएगा ही उगाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, जैसे आप हैं भाई, एक प्रकार आप कपड़े हो सकता है महीने में ले, लेकिन सब्जी तो खाओगे ना रोज। भाई सब्जी तो लेने जाओगे ना बाजार, सब्जी जाओगे कुछ ना कुछ तो खरीदोगे, नहीं तो भूखे मर जाओगे। तो एक प्रकार से अगर आप सब्जी की दुकान खोल लेते हैं तो सब्जी तो रोज बिकेगी, है जी। तो इस तरह से चीजें समझ में चली, बट उसमें रिस्क भी है, सब्जी खराब होने का भी है, तो सब देखना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं। तो भू राजस्व का मतलब सिंपल सा, इसने दिमाग लगाया। अब इसके पास फिर समस्या आ गई। क्या समस्या आई? क्योंकि इंग्लैंड की व्यवस्था अलग है। इंग्लैंड में जमीन जो है वो किसानों का होता ही नहीं है, किसान उसके मालिक ही नहीं थे, मालिक जो थे वो जमींदार ही होते थे। यहाँ लेकिन इसके पास समस्या थी, क्योंकि जमीन का असल असल मालिक कौन था? किसान था। तो इसके पास दो समस्याएं आ गई, किसान और एक जमींदार। क्योंकि जमींदार भी थे यहाँ, लेकिन मालिक जो था वो असल में किसान था। अब इसने सोचा कि मैं किसानों से व्यवस्था करूं या जमींदारों से करूं। समस्या यहां है, क्योंकि मालिक किसान है, ठीक है। बट इसने बड़ा बड़ा दूर का सोचा। इसने कहा कि किसान से करने का मतलब थोड़ा गड़बड़ है। अब क्योंकि मैं भी जमींदार हूं तो मैं अच्छे से व्यवस्था करता हूं, तो क्यों ना मैं जमींदार से ही कर लूं। देखो जैसी आपकी सोच वैसा ही आप करेंगे। तो जो व्यवस्था ये चला रहा है, जिस चीज को वो कर रहा है, तो इसने कहा मैं सीधे जमींदारों से ही
कांटेक्ट करूंगा। तो किसानों से इसने नहीं किया, इसने जमींदारों को मीडिएटर बनाया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी इस स्थायी बंदोबस्त पद्धति में जमींदारों को अपने कंट्रोल में लिया, सारे जमींदारों। और किसान किसके कंट्रोल में थे? जमींदार के। समझ गए ना पॉइंट? किसान थे जमींदार के कंट्रोल में, और जमींदारों को किसने कंट्रोल कर लिया? कॉर्नवालिस ने। हो गया कंट्रोल सीधा सीधा, मतलब एक इनडायरेक्ट तरीके से कह लो कि अब सीधा कंट्रोल किसानों पर भी चल रहा है। तो किसान जो कंट्रोल में, वो जमींदार के, और जमींदारों को कंट्रोल कर लिया है किसने? कॉर्नवालिस ने। ये वही केस है। अभी जो आढ़तियों वाला जो पॉइंट चल रहा है, अगर इसको ध्यान से समझे तो आढ़ती एक प्रकार से बीच के लोग हैं, जैसे जमींदार टाइप की समझ सकते हो। कि जो किसान है वो अपना जो अनाज लेके आ रहा है, वो आढ़ती जो बीच में आ रहे थे ये इनके पास रख रहा है, और फिर जो आढ़ती हैं ये दे रहे थे सरकार को, जो आपके गोदाम बने उनको। तो बीच में एक बिचौलिया था, और ये पहले से चला आ रहा है, ये अंग्रेजों के जमाने का चल रहा है, यही है वो सिस्टम है पूरा चल रहा था। और अगर आप सीधे किसानों से कर ले डायरेक्ट, तो ये एक पॉइंट है जिसको चेंज करने की कोशिश की गई, ठीक है। बट इसमें कुछ लूप होल भी है जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिसमें कुछ चीजें इनडायरेक्ट वे में जो नुकसान पहुंचा सकती, फायदे भी थे नुकसान भी थे। अब उसमें जो भी मुद्दा चल रहा है वो अलग, बट आपको हमने समझा दिया कि मतलब यही है इसका, ठीक है। तो अब इसने क्या किया कि जमींदारों को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो जमींदार एक प्रकार से बिचौलिया हो गया, बीच का हो गया। किसान अपनी फसल जमींदार को देगा, और जमींदार जो भी होगा वो सीधा कंपनी को देगा। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। आढ़ती क्या होता है? अरे यार, हम क्या बताएं तुम लोग को, क्या क्या बताएं, हमको समझ में नहीं आता। मतलब इतनी न्यूज चलती है, सब खत्म हो जाता है, इतना बवाल चल रहा है देश में, है। 3 काले कानून लेकर के पूरे लोग रोड पर हैं। तुम लोग मतलब कौन सी दुनिया में हो? यही यही भारत वाली दुनिया में अपने इसी में रहते हो, या कहीं और से बिल्कुल रहो? अरे कितने दिन से किसान का आंदोलन चल रहा है, 3 तो काले कानून आए हैं, उसमें जमींदार को ही तो खत्म करने की बात हुई है कि आढ़तियों को खत्म करके सीधा वो किया जाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह। एक पॉइंट ये है उसमें, उसमें कई सारे पॉइंट है, कुछ लूप होल भी है, ठीक है, हम उसके बीच में नहीं पढ़ रहे। सलोरी में, सलोरी में आढ़ती कौन होता है? तुम मिलो, हम तुम्हें बताएंगे आढ़ती कौन होता है सलोरी में। हाँ, द इंजीनियर्स की दुनिया में रहते ना, ना ना रहते तुम लोग। द इंजीनियर्स की दुनिया में होते तो तुम लोग सब सीख जाते। हाँ। तो ये इसने किया। अब टिकैत से बात करवा दीजिए सर इसको। टिकैत क्या बताएं हम, टिकैत को जाने दो, राजनीति का मुद्दा हो जाएगा, हम उसमें नहीं पढ़ना चाह रहे, है ना। तो चलिए इसमें आगे बात करते हैं। इसके आगे तो ये एक चीज समझ में आ गई कि स्थायी बंदोबस्त में इसने भू राजस्व को शामिल किया, और भू राजस्व में असल में जमींदारों को इसने अपने कंट्रोल में लिया। अब इसका मुद्दा क्या था? फसल उत्पादन था मेन। फसल उत्पादन कि किसान भाई फसल उत्पादन करेगा, तो फसल उत्पादन का 8/9 भाग कंपनी को जाएगा, और फसल उत्पादन का 1/9 भाग जमींदार। किसान आंदोलन के सर लॉस बताइए, जमींदारी प्रथा की शुरुआत कब से मन। किसान आंदोलन हम कुछ ना बता रहे तुम लोग को, जितना बता रहे उतना समझो खाली। तुम लोग को हम सब यही बता दें, जानते सब हैं, चाह रहे हैं कि सर थोड़ा सा इस मुद्दे में बीच में आए, थोड़ा सा मजा आए, समझे। हाँ, जान सब रहे हैं। बेटा हम तुमसे बहुत तेज है ना, हमें पता है किस मुद्दे पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना। तो फसल उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसमें जो इसका जो 8/9 भाग है वो कंपनी को, और 1/9 भाग जमींदार। फिक्स हो गई चीजें, देखो हो गया सोर्स का इनकम। अब एकदम बिल्कुल व्यवस्था कर दी उसने। अब ये तो चलता रहेगा भाई, किसान फसल उत्पादन करते रहेंगे, क्योंकि वो भूखों तो मरेंगे नहीं, और ये हमारा एक अच्छा सोर्स हो जाएगा। बहुत दिमाग लगाया इसने।
इस चीज का, इसी को कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त पद्धति। अच्छा, एक और चीज इसने नियम कर दी। देखो दिक्कत क्या थी, ये बड़ा चालाक आदमी है, इतना चालाक आदमी है कॉर्नवालिस, कि इसने इसी समय एक इसका लूप होल भी समझ लिया। लूप होल इसने क्या समझा कि इसकी कमी क्या निकल सकती है। कमी ये निकल सकती है कि मान लो कोई भी जमींदार कह देगा कि सर ऐसा है कि आज थोड़ी दिक्कत हो गई है, बारिश वारिश हो गई है, मैं कंपनी के पास नहीं पहुंच पा रहा हूँ, चलो मैं परसों दे देता हूँ आपको फसल का जो भी है। भारत में चलता है ना ऐसा, कि आज नहीं तो चलिए कल, अरे 2 दिन की तो बात है, अगले दिन दे देते हैं, कोई बात नहीं, चलो तीसरे दिन दे देते हैं। कौन वाली इस चीज को थोड़ा सा समझ गया था, क्योंकि वो जमींदार पहले से था। उनने कहा, एक नियम लगा दिया उसने, फिक्स कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया। अगर इस दिन को इस समय तक देना है तो ये चीज उतने दिन तक पहुंच जानी चाहिए। अगर हमने कहा कि 5 तारीख को ये जो टैक्स हमारा है, ये जो भाग जो उत्पादन का, ये मेरे पास पहुंचना चाहिए, तो 5 तारीख को पहुंच जाना चाहिए उसके पास, सूरज डूबने से पहले। और अगर सूरज डूबने के बाद तुम आए तो तुम्हारी जमीन कंपनी की हो जाएगी। काम हो गया यहाँ। सब समझ गया कि अब ये आदमी खतरनाक है, क्योंकि ये पहले से वो चीजों को समझ रहा था। तो ये इसको एक लॉ एक और कहा जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसको सनसेट लॉ कहा जाता है। कि कॉर्नवालिस ने एक लॉ लगा दिया था, सनसेट लॉ। सनसेट का मतलब था कि सूरज डूबने के बाद आप अगर लेके आए तो ये जमीन हमारी हो जाएगी सीधे सीधे। ये भी एक खतरनाक इसने यूज किया था। तो जमींदार लोग कहते नहीं भैया, टाइम पे पहुंचाना है। ये है स्थायी बंदोबस्त। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा कि असल में स्थायी बंदोबस्त क्या चीज थी। क्लियर हुआ सबको? एनीवन, कोई डाउट? तो स्थायी बंदोबस्त किस लिए किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त एक प्रकार से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया गया, जिससे कि वो भारत में कंपनी को एक बहुत बढ़िया मजबूत आधार दे दे। और यही हम कहेंगे कि ये जो कॉर्नवालिस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि अब कंपनी यहाँ बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगी, क्योंकि उसको रेवेन्यू मिलने लग जाएगा, उसको पैसा मिलने लग जाएगा, उसके कर्मचारियों को देने के लिए पैसा आने लग जाएगा, और कंपनी बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम था इसका, कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये चीज समझनी है आपको, स्थायी बंदोबस्त पद्धति। चलो ठीक है, थोड़ा समय लग गया, लेकिन आई होप कि समझ में आ गया होगा ना। भाई हमारा मोटो है कि आपको समझ में आना चाहिए। देखो रिटर्न लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, इतना क्लियर तो हो गया होगा ना ये सब। अब जितना जरूरी था वो लिख दिया हमने, कि भू राजस्व से संबंधित है, किसान जमींदार दो लोग थे, जमींदारों को कंट्रोल में ले लिया, और फसल उत्पादन ये था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला नियम क्या था इसका, वो समझिए। कि ये काम तो इसने कर ही लिया, अब इसने क्या किया, एक और नियम लाया। इसको कई सारी चीजों का श्रेय जाता है। भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक, जो आज का पुलिस सिस्टम आपको दिख रहा है, ये सब इसी की देन है। जो पूरी पुलिस व्यवस्था आज तक उसी ढर्रे पे चल रही है। आगे चल के 1861 के आसपास एक कोड आ जाएगा, इंडियन पिनल कोड, आज भी फॉलो हो रहा है वो। सबसे बड़ी समस्या यही है, इसीलिए आपको जल्दी न्याय नहीं मिलता। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इस कानून को बनाया था, और आज भी हमारा भारत देश उसको ढो रहा है। कोई नहीं चाहता कि उसको बदला जाए। चाहता क्या, राजनीतिक पार्टियां ही उसमें विरोध पैदा कर देती है। आप किसी भी कानून को बदलने चाहे तो 10 पहले खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉर्नवालिस के समय से ये पूरी व्यवस्था इसने बना रखी थी वहां से। तो भारत की में जो पुलिस व्यवस्था का जनक स्टार्टिंग किसने की है, तो वो कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये पूरी व्यवस्था यूरोप के हिसाब से है, जैसा इंग्लैंड में चल रहा है उसने वही लागू कर दिया यहाँ पर। तो हम लोग इसको ऐसे कहते हैं, प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की।
नागरिक सेवा का जनक। ये वाला पॉइंट समझ पा रहे हो कि नहीं? ये जो बाद में हमने लिखा है पॉइंट, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक और प्रशासन का यूरोपीकरण तथा नागरिक सेवा का जनक सिविल सेवाएं प्रारंभ की। मतलब आप समझ लीजिए, जो आज आप लोग आईएएस और आईपीएस समझ रहे हैं ना, ये इसी की देन है। ये सेवाएं इसी के समय से शुरू की गई। आगे चल करके इसमें कुछ एडिशनल होगा, जिसमें एग्जाम वगैरह हो जाएंगे। पहले एग्जाम नहीं होता था। तो मतलब जैसे जो आज आप आईएएस वगैरह का एग्जाम देख रहे हैं, ये इसके समय में नहीं है। अभी बस एक ट्रेनिंग सेंटर टाइप का हुआ करता था, जो इंग्लैंड में होता था। तो जब भी कुछ होता था तो उनको वहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी, और वहां से फिर भारत में उनको भेजा जाता था। तो ऐसी चीजें हुआ करती थी। बाद में चल करके इसी में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। वो कोई और गवर्नर आएगा, मतलब आगे जब आएगा कोई व्यक्ति, तब वो करेगा ऐसा काम। लेकिन अगर पूछे कि शुरुआत किसके समय से हो गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आज की हमारी पूरी व्यवस्था चल रही है, वो कॉर्नवालिस के समय में स्टार्ट हो गई है। तो जो भी आपको आईपीएस की व्यवस्था दिख रही है, जो आईएएस वगैरह की व्यवस्था दिख रही है, भाई प्रशासन का मतलब क्या हुआ? हम प्रशासन का मतलब क्या समझते हैं? प्रशासन मतलब डीएम वही तो हो गए। प्रशासन एक प्रकार से आपका कौन, कलेक्टर वगैरह का जो लोग हैं, जिले का अगर राज्य में देखोगे तो सीएम है, सीएम का मंत्रिमंडल है, ये लोग हैं पूरे प्रशासन। तो ये जो पुलिस व्यवस्था का जनक है, आईपीएस वगैरह ये सब चीजें, ये शुरुआत कॉर्नवालिस को जाता है। सिविल सेवाएं एक शब्द ही काफी है बताने के लिए। जब यहाँ पे ये शब्द लग गया, सिविल सेवाएं, तो आज की जो परीक्षाएं हैं, हम उनको सिविल सर्विसेज की परीक्षा ही तो कहते हैं। समझते हो सब लोग? यूपीएससी, हाँ या ना? क्लियर है ना? तो वही सिविल सेवाओं का जनक जो बोला जाएगा, वो आपको कहा जाएगा कौन? कॉर्नवालिस। इसको याद रखना है। अभी आगे चल के बहुत सारे सुधार होंगे इसमें। इसने स्टार्ट किया है केवल अभी, ठीक है, कि ऐसी कुछ चीजें होंगी। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इसके लिए हम बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं, लेकिन हाँ जान लो, एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है। ये यहीं दफना दिए गए हैं, भारत में ही। और कहाँ दफनाए गए हैं? तो गाजीपुर में दफनाए गए। गाजीपुर जगह शायद आपको पता होगी, ठीक है। हम गए हैं सर, महिमा। तो तुम वहीं की होगी, गाजीपुर के आसपास की। सर मेरे घर के पास में है। ठीक, बढ़िया है। फोटो वोटो खींच लेना है, देखना कैसा है। तो हम भी गए हैं, मेरे पड़ोसी है। भैया अब गाजीपुर का जो होगा, वो अगर वहां भी नहीं गया है तो क्या मतलब है तुम्हारे गाजीपुर होने का? है, ठीक है। तो कुछ नहीं है सर, बस पार्क ही तो है। अरे एक बात बताओ, समाधि में क्या होगा? बिल्डिंग पर एक स्ट्रक्चर में तैयार किया गया होगा केवल। अब तुम्हें उसमें क्या मिलेगा? हाँ, अगर कंकाल वंकाल चाहिए तो समाधि को तोड़ लेना, हो सकता है कि आज भी उसका कंकाल मिल जाए। हैं तो, अरे अब एक प्रकार से जैसे मकबरा बनता था, उस तरह से ये लोग अपना बना रहे हैं, ठीक है। सर मेरा घर ही है। अच्छा, समाधि तुम्हारा घर है, बहुत बढ़िया, ठीक। हाँ, आधुनिक प्रेम वाटिका, बेटा डीपीएस। हाँ, तुम यही समझ लियो खाली पार्क को है। चलिए ठीक है, तो इतना समझ लीजिएगा, कॉर्नवालिस का है, बस इतना धस समझिएगा, इसकी समाधि यहीं पर है, ठीक है। एक और काम इसके लिए होता है, वो भी एक अब बता देते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, उसको याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने प्रांतीय अदालत खोले,
प्रांतीय अदालत के लेवल पे फिर जिला अदालत, रजिस्ट्रार की अदालत। देखो, इसका मतलब समझाते हैं। इससे पहले जो वॉरेन हेस्टिंग है, तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था कि वॉरेन हेस्टिंग ने एक वो खुलवाया था। वॉरेन हेस्टिंग ने एक जिला एवं सत्र न्यायालय, जो आज कहा जाता है, वही ओपन कराया था ना, याद है? जो दीवानी और फौजदारी अदालत, वॉरेन हेस्टिंग के लिए एक था ना श्रेय, की जो उसने फौजदारी और दीवानी अदालत ओपन कराई थी, जिसको आज हम लोग जिला सत्र न्यायालय बोलते हैं। इसने उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। जिला अदालतों के ऊपर एक अदालत आ गई। जिला अदालतों के ऊपर एक और अदालत आ गई, जिसको कहा गया प्रांतीय अदालत। और एक नीचे अदालत है उसकी, रजिस्ट्रार की अदालत। ये एक क्रम से था। नीचे लेवल पे कौन है? तो नीचे लेवल, जो सबसे नीचे लेवल पे, वो रजिस्ट्रार की अदालत। उसके ऊपर कौन था? जिला अदालत था। और जिला अदालत के ऊपर कौन था? प्रांतीय अदालत। ठीक है, ये इस तरीके से था। तो ये सुधार भी इसको जाता है कि जिला के ऊपर भी उसने एक प्रांतीय अदालत की व्यवस्था कर दी थी कि अगर ये लोग कुछ गड़बड़ करें, जिला वाले, तो इसके ऊपर सुनवाई हो जाए। अगर ये रजिस्ट्रार वाले कुछ गड़बड़ करें, तो जिला वाले में सुनवाई हो जाए। तो ये इस तरह से चीजें थी। इसके अलावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये जो अदालत वाला बता रहा है, 4 कोर्ट ऑफ सर्किट शुरू किए। ये छोटी अदालतें थी, मतलब बहुत बड़ी नहीं थी, छोटे लेवल पे। या छोटा ना समझ के इसको ऐसे ही समझ लो, इसको छोटा हटा दो, केवल ऐसे ही याद कर लो, क्योंकि ये सीधा बोलेगा कोर्ट ऑफ सर्किट शुरू किए। तो 4 कोर्ट ऑफ सर्किट शुरू किए। आपको बस जगह का नाम याद रखना है कि कहाँ पर शुरू किए, बस वो जगह का नाम याद कर लो कि कहाँ कहाँ शुरू किए। कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। ये बस ध्यान रखना कि इसने 4 कोर्ट, ये भी एक प्रकार के कोर्ट है, ठीक है, ये भी एक प्रकार के कोर्ट। 4 कोर्ट ऑफ सर्किट शुरू किए, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। अच्छा, डिटेल में अगर समझाना चाहे तो थोड़ा सा समझा देते हैं। इन अदालतों में अंतर है। देखो, इन अदालतों में अंतर क्या है। ये जो ऊपर वाले हैं, प्रांतीय अदालत वगैरह, ये दीवानी अदालत। ये कौन सी अदालत है? दीवानी। दीवानी मतलब वो होता है जो टैक्स वगैरह से देखता है, रेवेन्यू वगैरह, राजस्व वगैरह जो देखता है, वो दीवानी वगैरह होता है। ठीक है। बाकी अलग जो मामले देखने हैं, दीवानी के अलावा जो मामले देखने हैं, वो नीचे ये वाले हैं। ठीक है, जो कोर्ट ऑफ सर्किट है, ये वो वाले देखते हैं। कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना। अब ढाका भारत में तो है नहीं। ढाका तो अब उधर है ना, बांग्लादेश। तभी तो कह रहे हैं कि उस समय बांग्लादेश था ना, बंगाल का पार्ट। तो उस समय बांग्लादेश बंगाल का ही पार्ट, तभी ये चीजें होती थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया। न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग से पृथक्करण।
देखिए समझिए, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है। यहाँ नहीं दिख रही। तुम लोग को स्क्रीन दिख रही है? कुछ टेक्निकल इशू आ गया इसमें। कुछ टेक्निकल इशू आ गया, अब ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, कल देखते हैं ना ये। अब स्क्रीन कनेक्ट नहीं होगी। वैसे ये लास्ट पॉइंट ही था इसका, जो शक्ति का पृथक्करण था। इसका मतलब ये बता रहे थे जो आपने लिखा है, अ, राजस्व विभाग और न्याय विभाग दोनों को अलग अलग कर दिया। मतलब टैक्स कलेक्शन अब कोई और करेगा, और जो न्याय देने का काम है वो कोई और करेगा। जैसे अदालत भी उसने बदल दिए ना। अब कुछ कोर्ट ऑफ सर्किट बना दिए हैं, कुछ उसने ऊपर रख दिए हैं, प्रांतीय अदालत, जिला अदालत और रजिस्ट्रार अदालत ना। तो ये कुछ मेन मेन पॉइंट है जो आपको कॉर्नवालिस के लिए समझना है। सबसे पहला क्या था पॉइंट? जो जिले के कलेक्टर हैं उसको सारे अधिकार दे दिए गए। ठीक है, पहला पॉइंट, उसको सारे अधिकार प्रोवाइड कर दिए गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो अंग्रेजों और मैसूर का युद्ध हुआ है, वो तीसरा वाला, वो इसके समय में हुआ है। और खत्म किससे हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि से। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी वो स्थायी बंदोबस्त वाली है, जो आपको ध्यान रखनी है। इसने शुरू किया था। पुलिस व्यवस्था का जनक या सिविल सेवा का जनक, जो भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, या पुलिस व्यवस्था, या जो भी डीएम वगैरह या ये सब जो है, इनके जनक कौन माने जाते हैं? तो ये आपका कॉर्नवालिस माना जाता है। ठीक है। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि गाजीपुर में स्थित है, वो आपको ध्यान रखना है। और शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो शक्ति का पृथक्करण मतलब यही, इसका मतलब ये था कि टैक्स कलेक्शन कोई और करे और न्याय वगैरह कोई और देखे। तो ये एक पॉइंट था इसमें। चलो ठीक है, इतना ही रखते, कल फिर हम शुरू करते हैं ना। अब टाइम भी हो गया, तुम लोग को जाना भी होगा, क्लास है ना। हाँ ठीक है, चलिए, ओके।